मॉड्यूल 1 के टॉपिक 5 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने लास्ट टॉपिक्स में कवर किया उसको रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन को देखा। हमने ये देखा कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी इज़ अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उस डिफरेंस के बाद हमने CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो कि डेटा की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स को देखा कि स्ट्रैटेजी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, वो कौन बनाता है। फिर उस स्ट्रैटेजी से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। पॉलिसीज़ के बाद जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं विच हेल्प अस इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। और ये स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, देयर गोल्स, बेशक वो टैक्टिकल हो, वो स्ट्रेटिजिक हो या वो ऑपरेशनल हो, ठीक है। और इन गोल्स को रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे होते हैं गवर्नेंस के अंदर। फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का देखा। और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट हमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर देता है वो ये देता है कि हाउ मच सिक्योरिटी इज़ इनफ फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आसान लफ्ज़ों में, अगर कल को कोई भी आपके प्रोग्राम, सिक्योरिटी प्रोग्राम जिसे आपने डिज़ाइन किया हो, उस पर अगर ऑब्जेक्शन लगाएगा कि जी यू डिडंट अप्लाई एडुकेट कंट्रोल्स फॉर द सिस्टम और आपका सिस्टम जो ब्रीच हो गया है, तो जो आपके पास वाहिद उसका जवाब है वो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट है, वो रिस्क असेसमेंट है। तो यू विल ओपन द रिस्क असेसमेंट एंड यू विल डिस्कस इट विद द चैलेंजिंग पार्टी या ऑडिटर्स कि जी ये देखें ये असेसमेंट है, इट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट एज वेल। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम आगे थ्रेट्स को समझने में और थ्रेट वेक्टर्स एंड अटैक सरफेस, ये हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया। और अब हम करने लगे हैं कंट्रोल्स को डिस्कस। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स जो हैं ये, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट में देखा कि काउंटर मेजर्स, ठीक है, काउंटर मेजर्स का दूसरा नाम जो है वो कंट्रोल्स भी है। कंट्रोल्स आर द टूल्स थ्रू विच वी ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्रीच इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स हैं और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज हैं वो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स हैं और ऑपरेशनल एंड फिजिकल कंट्रोल्स हैं। तो ये 3 या 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। आइए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर हमारी जो अच्छी एग्जांपल्स हैं वो हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसको हम गवर्नेंस में देख चुके हैं डिटेल में कि इनका रोल क्या है और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मैनेजमेंट के कंट्रोल इन प्लेस नहीं किए हुए एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ओनली द टेक्निकल कंट्रोल्स, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। जब आप किसी बिज़नेस यूनिट में जाएंगे तो वो बिज़नेस यूनिट आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। आप किसी टीम लीड को कहेंगे कि जी आपके सर्वर पे मैंने एक एजेंट इंस्टॉल करना है टू गेट द लॉग्स एंड प्रोसेस देम ऑन सीम, ताकि जी हमें पता लगे कि कोई अटैक नहीं हुआ, तो ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। विदाउट द मैनेजमेंट कंट्रोल्स, विदाउट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटिंग द अथॉरिटी, रिसोर्सेज एलोकेटेड एंड जो प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं जो आपने अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यू हैव टू गिव देम अवेयरनेस अबाउट, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना। इसमें जो है हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल इन्वॉल्व हैं और मिड लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो आ जाता है हमारे टेक्निकल कंट्रोल्स। और टेक्निकल कंट्रोल्स की एक अच्छी एग्जांपल जो है वो एक्सेस कंट्रोल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल्स में आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन,
जो है उसके कंट्रोल्स आते हैं, और इन्हें हमें इंश्योर करना होता है कि हमारी जो डेटा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटैक्ट रहें, और ये प्रॉपर्टीज़ भी हम डिटेल में देख चुके हैं टॉपिक 1 में। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, यानी कि बेशक वो आपके वेंडर्स हो सकते हैं, वो डेटा सेंटर हो सकता है, या आपके अपने सर्वर रूम हैं, डेटा सेंटर्स हैं, तो वो इसके लिए ज़्यादातर जो है इस कंट्रोल को अप्लाई करने पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपकी ऑपरेशनल एंड फिज़िकल कंट्रोल्स। तो ऑपरेशनल कंट्रोल्स जो हैं उसमें आपकी प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी आ जाती है, पर्सनल की सिक्योरिटी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने की सिक्योरिटी, एचआर, फाइनेंस, और ये इन्वॉल्व हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो हमने पहले देखा 3 किस्म की कैटेगरीज, अब हम देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में हम कह सकते हैं कि एक जो है वो डायरेक्टिव कंट्रोल होगा। डायरेक्टिव कंट्रोल्स की एग्जांपल जो है वो पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स हैं, और पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं या उनकी अवेयरनेस ट्रेनिंग का पार्ट बना सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी होगी, कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को हार्डवेयर असाइन करने जा रहे हैं तो आप साथ ही में उसकी एक एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी देते हैं कि आपने इस हार्डवेयर को, इस लैपटॉप को किन किन कामों के लिए यूज़ करना है, किन कामों के लिए नहीं यूज़ करना। आपने इसका ख्याल रखना है, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। इन केस ये डैमेज हो जाता है या आपसे गुम हो जाता है तो आपने किस तरीके से ऑफिस को इन्फॉर्म करना है विद इन अ सर्टेन टाइम। तो ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं। लेकिन डायरेक्टिव कंट्रोल ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये ट्रेनिंग या पेपर पे पॉलिसी की शक्ल में हो। अब एक एम्प्लॉय है जो कि ऑफिस का इंटरनेट यूज़ कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेट में जो HTTPS की ट्रैफिक है वो भी स्कैन हो रही है, मॉनिटर हो रही है। तो अब इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कि वो हर यूज़र को ये इन्फॉर्म करें कि जनाब आपका जो ये ट्रैफिक है इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड, सो डोंट यूज़ एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उस केस में वो जो इंटीमेशन है वो कहाँ पे आएगी, वो उसके ब्राउज़र में पॉपअप की शक्ल में आ रही होगी। तो इस तरीके से डायरेक्टिव कंट्रोल्स मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई होते हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेक रखना होता है। दूसरी टाइप ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं, और प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो हैं इनका मकसद ये है कि दे आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एन इंसिडेंट। ठीक है, और ये भी फिज़िकल भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, और टेक्निकल भी हो सकते हैं। अब फिज़िकल कंट्रोल्स जो हैं वो किस किस्म के होंगे, जैसे कि हमारे पास वॉक इन गेट्स होते हैं जिसमें से अनऑथराइज पर्सन नहीं गुजर के आ सकता, गार्ड्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के लिए प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा दरवाज़ों के बाहर लिखा होता है अनऑथराइज पर्सनस आर नॉट अलाउड। तो ये किस बेसिस पे उन्होंने लिखा होता है, बेस्ड ऑन अ पॉलिसी। फिर हमारे पास टेक्निकल कंट्रोल्स भी हैं, जैसे एंटीवायरसेस हैं, फायरवॉल्स हैं, जिनका मेन मकसद ये है कि वो मलिशियस सॉफ्टवेयर्स और ट्रैफिक को जो है वो ऑफिस के इंटरनल नेटवर्क पे ना आने दें, या ऑफिस के इंटरनल नेटवर्क से कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल जो है वो बाहर ना जाने दें। तो उस केस में आप जो है वो DPL यूज़ कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो होगी वो डिटेक्टिव कंट्रोल्स की है, और इनका मकसद ये है कि दे आर देयर टू आइडेंटिफाई एंड पॉसिबली रिएक्ट टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स इसलिए होते हैं ताकि वो रियल टाइम के अंदर डिटेक्ट कर सकें जबकि एक इंसिडेंट हो रहा हो। ठीक है, और IDS का ही सेकंड रोल क्या होता है, कंटेनमेंट, यानी कि वो रन टाइम के ऊपर बेस्ड ऑन द इंट्रूजन टाइप वो उस इंट्रूजन को कंटेन कर सकता है अगर आपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ये इंतहाई इफ़ेक्टिव होता है इन वेल नोन सिनेरियोज। जैसे इसकी कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आई एम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर एट अ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की लैब में जिसमें स्टूडेंट्स लॉगिन होते हैं, उस लैब में एक पर्सन ऑफिस यानी यूनिवर्सिटी आवर्स के अंदर लॉगिन होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है,
तो जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन होगा, मेरा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक अलर्ट सेंड करेगा टू इट्स सर्वर कि जनाब फ़लाँ लैब के अंदर फ़लाँ सिस्टम के ऊपर एक यूज़र हैज़ बीन लॉग्ड इन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। सो द रिएक्टिव पार्ट क्या होगा? दो हो सकते हैं। पैसिव मोड में ये होगा कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर या सिक्योरिटी ऑफिसर उठेगा, जाएगा उस लैब में, देखेगा कि कौन बैठा है और उसको उससे पूछा ही जाएगा कि जी आपके पास ये राइट्स कहाँ से आए। लेकिन एक्टिव रिएक्शन मोड के अंदर क्या होगा कि आईडीएस के अंदर ही रूल्स डिफाइंड होंगे कि इस टाइम से इस टाइम के अंदर अगर इस लैब में कोई भी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस से लॉग इन होता है तो प्लीज़ डीएक्टिवेट हिज अकाउंट एंड लॉग हिम आउट। ठीक है, तो आपने कंटेन कर लिया एक इंसिडेंट को। फिर इसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी की अगर बात करें, सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के ऊपर अवेयरनेस ट्रेनिंग्स हो सकती हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज़ इतने अवेयर हों कि वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। फाइनली हमारे पास रिकवरी कंट्रोल है। तो रिकवरी कंट्रोल जो है, दिस इज़ द एक्ट टू रिस्टोर एक्सेस टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स। तो रिस्टोर जैसे बैकअप्स हैं आपके, अगर आपका डेटा, आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाता है, आपका हार्डवेयर क्रैश हो जाता है, तो आपका सारा डेटा जो है वो उसकी लाइव रेप्लिका आपके पास पड़ा होना चाहिए। और हॉट साइट्स हैं। हॉट साइट्स क्या है कि अगर पूरी साइट ही क्रैश हो जाती है, सर्वर सब कुछ डैमेज हो गया, तो एक हॉट साइट आपके पास है जो कि लाइव उसी टाइम पे अप हो जाएगी और आपके ऑपरेशंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम डिग्रेडेशन का हो सकता है लेकिन रुकेगा नहीं, हॉल्ट नहीं होगा ऑपरेशंस। अब हम आगे इसको देखते हैं, ज़रा डिटेल में मैप करते हैं। ये हमारी कैटेगरीज हैं, मैनेजमेंट, टेक्निकल, फिज़िकल एंड ऑपरेशनल। इसके सामने हम कंट्रोल्स को मैप करते हैं जो बेस्ड ऑन देयर एक्शंस हैं, ऑन देयर बिहेवियर हैं। तो हमारे पास ये 5 किस्म के कंट्रोल्स हैं: डायरेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव एंड रिकवरी। डिटेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं। डायरेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट टियर के ऊपर आपकी पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं। टेक्निकल के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, और ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आपके प्रोसीजर्स हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो होंगे वो मैनेजमेंट के टियर के ऊपर आपके यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यूज़र एग्रीमेंट है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वार्निंग बैनर्स हैं। वार्निंग बैनर्स क्या हो सकते हैं कि अनऑथराइज पर्सनस आर नॉट अलाउड है, इस किस्म की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, टेक्निकल कंट्रोल में हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फायरवॉल्स, पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन, ये आपके टेक्निकल कंट्रोल्स की एग्जांपल्स हैं। फिजिकल एंड ऑपरेशन लेवल के ऊपर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होंगे? फिजिकल बैरियर्स, लॉक्स, बैज सिस्टम, यानी एम्प्लॉयज़ को आप आइडेंटिटी कार्ड दे दें, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स दे दें, सिक्योरिटी गार्ड, मैन ट्रैप डोर्स, इफ़ेक्टिव हायरिंग। अच्छा, इफ़ेक्टिव हायरिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि जिसमें आपकी एचआर जो है वो इससे पहले कि वो किसी भी पर्सन को हायर करे, वो उसका बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। और बैकग्राउंड चेक जो है वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी होता है, और वो प्रीवियस जॉब में उसका बिहेवियर भी है, उसका सोशल बिहेवियर भी है। ठीक है, उसका सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं हो सकता है कि वो भी स्कैन हो। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर एज अ सोशल इंजीनियरिंग स्टंट कोई हैकर आके आपकी जॉब के लिए अप्लाई करता है और हायर हो जाता है और मालवेयर्स वगैरह प्लांट करके और 6 महीने बाद या 2 महीने बाद जी वो रिज़ाइन दे के चला जाता है, तो उसने अपना काम कर दिया। लेकिन ये इंसिडेंट क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर इफेक्टिव हायरिंग प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई नहीं की थी। अवेयरनेस ट्रेनिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये कंट्रोल है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट के ऊपर के कैटेगरी में हमारे पास रिव्यू एक्सेस लॉग्स हैं, जॉब रोटेशंस हैं। जॉब रोटेशंस का मतलब ये है कि एक ही बंदे को आप एक पोजीशन पे ज़्यादा देर ना रहने दें, एक बंदे की जगह पे आप जॉब्स को, पर्सन को रोटेट करें। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कैशियर है या आपका एक फाइनेंस मैनेजर है
और आप उसको रोटेट करते हैं, तो रोटेशन से फ़ायदा ये होगा कि जो प्रीवियस एम्प्लॉय उस पोजीशन पे रह के गया, अगर वो कोई हाइड कर रहा था चीज़, तो वो भी निकल के सामने आ जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है हर जगह पे हो, बट इट इज़ एन ऑप्शन जिसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है डिटेक्टिव में, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स। अच्छा, आप देखें कि प्रिवेंटिव में भी अवेयरनेस ट्रेनिंग है और डिटेक्टिव में भी अवेयरनेस ट्रेनिंग है। इसकी रीज़न ये है कि प्रिवेंटिव के अंदर अवेयरनेस ट्रेनिंग हेल्पफुल ऐसे होती है कि अगर कोई स्पैम अटैक होता है, कोई ईमेल फिशिंग अटैक होता है, तो अगर आपने प्रॉपर अवेयरनेस ट्रेनिंग दी हुई है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस फाइल, मलिशियस फाइल को डिटेक्ट कर लेंगे, उसको समझ आ जाएगी कि यार ये फ़ाइल जो है मलिशियस है, ये ईमेल जो स्पैम लग रही है। तो ये इसका मतलब है कि आपने उस इंसिडेंट को प्रिवेंट किया है। लेकिन अगर वो डिटेक्ट करने के बाद, यानी ये समझने के बाद कि जी आया उस पर कोई फिशिंग अटैक हुआ है या उस पर कोई और सोशल इंजीनियरिंग का अटैक हुआ है, तो वो उसको रिपोर्ट करता है टू हिज मैनेजमेंट, और उस केस के अंदर ये डिटेक्टिव कंट्रोल में भी कंसिडर होगा। तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस ट्रेनिंग का कंटेंट इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, आप देखेंगे कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद आपके पास जो एक टेक्निकल कैटेगरी के अंदर डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं, उसमें लॉग एक्सेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, स्टोर एक्सेस लॉग्स हैं, एसएनएमपी की ट्रैफिक है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। अब इसमें भी स्टोर्ड एक्सेस लॉग्स का मतलब ये किस ने किस वक्त जो है वो किस फैसिलिटी को या रिसोर्स को एक्सेस किया, इसका इंफॉर्मेशन आपके पास पूरा होना चाहिए। लॉग एक्सेस एंड ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर यूज़र्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के लॉग्स आपके पास प्रॉपरली बैकअप में होने चाहिए। फिज़िकल ऑपरेशन कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल्स में मॉनिटर एक्सेस एंड मोशन डिटेक्टर्स एंड सीसीटीवी कैमरास, तो ये तीनों ज़्यादातर जो है वो आपके फिज़िकल सिक्योरिटी से रेलिवेंट है। मैनेजमेंट के लेवल पे हमारे पास करेक्टिव कंट्रोल्स में पेनल्टीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं आप बेस्ड ऑन देयर रोग बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दे सकते हैं, कंट्रोल टर्मिनेशन प्रोसेस हो सकता है कि अगर उन्होंने पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया या जो प्रोसीजर्स हैं उनकी वायलेशन की है, सीरियस वायलेशन है, तो उसकी बेस पे आप ये एक्शंस ले सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर करेक्ट होगा। टेक्निकल लेवल के उप कैटेगरी में आपके पास करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो आइसोलेट, टर्मिनेट कनेक्शंस हैं, मॉडिफाई एंड अपडेट एक्सेस प्रिविलेजेस हैं। इसकी एग्जांपल टेक्निकल के अंदर ये है कि हमारा वाईफाई सिस्टम है, उसके ऊपर हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और हमने फॉर एग्जांपल मैक फ़िल्टर लगाया हुआ है। अब अगर कोई ऐसी डिवाइस हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रही है जिसका मैक एड्रेस इज़ फेयरली न्यू, तो इसका मतलब है कि किसी ने ब्रिंग योर ओन डिवाइस की वायलेशन किया है या कोई हैकर जो है वो हमारे वाईफाई को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसी टाइम के अंदर उस कनेक्शन को लिमिट कर सकते हैं और उसी मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर आपके पास मॉडिफाई एंड अपडेट एक्सेस प्रिविलेजेस हैं। मॉडिफाई एंड अपडेट एक्सेस प्रिविलेजेस में आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जी अगर कोई एम्प्लॉई चला भी गया है, उसकी मतलब जॉब शिफ्ट हो गई है या पोस्टिंग हो गई है, तो उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपडेट हों। मैनेजमेंट की कैटेगरी में हमारे पास रिकवरी के कंट्रोल्स में बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आती है। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो है वो एक किस्म का कंप्लीट प्लान होता है कि विच इंश्योर्स के अगर एक डिज़ास्टर होता है तो उस डिज़ास्टर के होने के बावजूद भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटलीस्ट मिनिमल ऑपरेशंस मेंटेन रख सके। बीसीपी की एग्जांपल ये है कि जी हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिस पे हमारा पूरा बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, और वो जिस डेटा सेंटर में होस्टेड है वो डेटा सेंटर पूरा का पूरा जल गया या डैमेज हो गया, ठीक है, या पूरा हार्ड डिस्क ही क्रैश कर गई। तो अगर ये डिज़ास्टर हो जाता है तो इस डिज़ास्टर के बाद अगर तो मैंने बीसीपी नहीं किया हुआ
तो होगा क्या कि मुझे जब तक कि वो वेंडर एक नया हार्डवेयर उठा के उसको अप नहीं कर लेता उतने टाइम तक मेरी वेबसाइट डाउन रहेगी, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, अल्टरनेटिवली ये हो सकता है कि मैंने एक हॉट साइट दूसरी लीज की हुई हो और एक और वेंडर के पास अपनी वेबसाइट जो है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका रखा हो फॉर दिस टाइम डिज़ास्टर के लिए, और जैसे ही डिज़ास्टर हिट होता है मैं वहाँ से अपनी साइट को अप करवा देता हूँ। तो उस केस में मिनिमम डाउन टाइम जो है वो इंश्योर किया जाता है, बल्कि ज़ीरो डाउन टाइम इंश्योर किया जाता है। डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग में हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो ये है कि एक दफ़ा डिज़ास्टर हो गया है, अब उस डिज़ास्टर को से हमने रिकवर कैसे करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी प्लानिंग में हमारा मकसद ये है कि हम मिनिमल ऑपरेशंस के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखें, एंड मीन वाइल हमारा बीसीपी प्लान रन कर रहा हो, हम डिज़ास्टर रिकवरी को इनेबल करके और अपने सिस्टम को दोबारा से फुल एग्जीक्यूशन मोड के अंदर वापस लाएं। टेक्निकल कैटेगरी के अंदर हमारे पास रिकवरी के कंट्रोल्स में बैकअप्स आ जाते हैं, जो कि प्रॉबली बीसीपी डीआरपी का ही पार्ट होंगे। रिकवरी सिस्टम होंगे जो वो भी बीसीपी डीआरपी का के अंदर ऑपरेशंस का पार्ट होंगे, टेक्निकल ऑपरेशंस का। और रीबिल्ड जो है उस सिस्टम्स को दोबारा से, यानी कि अगर कोई सर्वर जो है वो मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो हमने एट द एंड ऑफ द कंप्लीट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान आखिरी स्टेप या उससे एक स्टेप पहले जो है वो सिस्टम को कंप्लीट रीबिल्ड करना है। और रीबिल्ड का मकसद ये है कि अब उसमें किसी भी किस्म की कोई भी मालवेयर फाइल एग्जिस्ट ना करे। फिज़िकल एंड ऑपरेशन की कैटेगरी में हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन है ऑफ द साइट एंड ऑफ साइट फैसिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए आपको बताया कि हमारे पास कितने मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे डू और बेस्ड ऑन द लेवल एट विच दे आर इम्प्लीमेंटेड। तो जो हमारी मैनेजमेंट है, टेक्निकल है एंड ऑपरेशंस है, ये हमारे कैटेगरीज़ हैं, और डायरेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव एंड रिकवरी ये हमारी टाइप्स हैं। अब आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि एक नॉमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड हो, तो उसमें इसी मॉडल को अगर हम सामने रखें तो कौन कौन से कंट्रोल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स हैं। तो हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इसी प्रोसीजर से रेलेवेंट यूज़र की अवेयरनेस ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंटिव की टाइप के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन होती है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है, यूज़र ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इम्प्लीमेंटेड है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में फ़िज़िकल बैरियर्स हैं, लॉक्स हैं, बैच सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड है, और हमारी हर यूज़र की अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है व्हेनेवर दे आर रिक्रूटेड। डिटेक्टिव के अंदर हमने रिव्यू एक्सेस लॉग का एक कंट्रोल लगाया, यानी कि हर वीक में एक दफ़ा कोई भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो इन लॉग्स को रिव्यू करता है, एक्सेस लॉग्स को। जॉब रोटेशंस को इंश्योर किया जाता है एचआर के थ्रू। सिक्योरिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टोर एक्सेस लॉग्स, हम जो एक्सेस लॉग हम रिव्यू कर रहे हैं उसी एक्सेस लॉग की बैकअप कॉपी बना रहे हैं टू इंश्योर कि इंटेग्रिटी इंटैक्ट हो। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास हैं। करेक्टिव में हमने सिर्फ जो है वो आइसोलेट, टर्मिनेट कनेक्शन का कंट्रोल लगाया हुआ है एंड मॉडिफाई एंड अपडेट एक्सेस प्रिविलेजेस को इंश्योर किया हुआ है। रिकवरी के अंदर हमारे पास बीसीपी डीआरपी है और हमारे पास बैकअप्स हैं, रिकवरी सिस्टम्स हैं, हमारे पास रीबिल्ड करने की फीचर्स हैं, और रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑफ साइट फैसिलिटी के कंट्रोल्स हैं। तो अगर हम देखें तो एक फेयरली स्ट्रॉन्ग किस्म का एक सिक्योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में इन प्लेस है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा अगर आप देखें, डायरेक्टिव जो है वो आपके यूज़र के बिहेवियर को कंट्रोल रखेगा। प्रिवेंटिव फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, जो कि पहले कोशिश करेगा कि एक इंसिडेंट हो ही ना, लेकिन अगर वो इंसिडेंट हो गया है तो डायरेक्टिव फिर उसको डिटेक्ट करेगा। अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो करेक्टिव
उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा बाय आइसोलेटिंग टर्मिनेटिंग कनेक्शंस या मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग एक्सेस प्रिविलेजेस ऑफ अ यूज़र। और इन केस प्रिवेंटिव भी फेल हो गया, डिटेक्टिव भी फेल हो गया, करेक्टिव भी फेल हो गया और डायरेक्टिव भी अज्यूम करते हैं कि फेल हो गया, तो एज अ फाइनल रिजॉर्ट हमारे पास रिकवरी का जो कंट्रोल है वो इंश्योर करेगा कि इंसिडेंट डैमेज होने के बावजूद भी वी रिकवर आवर सिस्टम्स विद मिनिमम लॉसेस। ठीक हो गया। तो ये एक लेयर्ड अप्रोच थी जिसको आपके जहन में मैंने क्लियर करवाना था। होपफुली आपके जहनों में कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स काफ़ी क्लियर हो गए। वैसे तो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट। अगर आप ISO 27002 की बात करें तो उसी में सिर्फ 114 के करीब कंट्रोल्स हैं, और आई सजेस्ट यू कि आप ज़रूर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, ISO 27002 को, और उसके कंट्रोल्स को कम से कम एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर सबको नहीं कर सकते, अपेंडिक्स में जाए, अपेंडिक्स के अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे कैटेगरी वाइज, उनको देखें समझने के लिए। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कंट्रोल्स की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। तो देखें हमारे पास अब थ्रेट वेक्टर्स की और थ्रेट वेक्टर्स के अगेंस्ट अटैक सरफेस, ये नॉलेज हमने प्रीवियस मॉड्यूल में लिया था। इस मॉड्यूल में हमने कंट्रोल्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब आपके जहन में ये सिनेरियोज क्रिएट होने चाहिए कि जी अगर कौन सा अटैक होगा, कौन सा थ्रेट है, उस थ्रेट के अगेंस्ट मुझे कौन सा कंट्रोल लगाना चाहिए। ठीक है, एक कंट्रोल लगाते हैं, आप उसको सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं या आप उसको डिटेक्ट भी करना चाहते हैं, और अगर प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव फेल हो गए तो फिर आप उससे रिकवर भी करवाना चाहते हैं सिस्टम को। तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सेस कंट्रोल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंट्रोल है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सेस कंट्रोल जो है वो इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपके जहनों में क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होगा? यूज़र होगा, प्रोग्राम होगा, प्रोसेस है। लाइक अगर मैं किसी फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ तो आई एम द सब्जेक्ट, और एज अ सब्जेक्ट मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या है? वो फाइल जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डोमेन में हम इन दोनों रोल्स को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कह के रेफर करते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं वो कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स हैं विच वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एसेट्स of the enterprise from unauthorized access. It specifies which user can access the resource. अब user क्या है? Subject. Resource क्या है? Object. तो which subject can access which object. Specify what resources they can access. Specify what operations they can perform. और provide individual accountability. तो ये सारा वो रोल है जो कि एक एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। और अभी हम इसकी कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट जो है वो भी कैन बी लेबल्ड एंड हैव एक्सेस सेंसिटिविटी, जैसे अनक्लासिफाइड, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी जो है कैन बी लेबल्ड टू हैव एन एक्सेस सेंसिटिविटी लेवल सच एज अनक्लासिफाइड, सीक्रेट एंड टॉप सीक्रेट। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल्स हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल के। ये दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होते हैं जब भी हम एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे। एक प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज का मतलब यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके यूज़र के पास कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। अ यूज़र मस्ट नॉट बी असाइंड एनी फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट अनलेस एंड अनटिल कि आप एक्सप्लिसिटली उसको कोई रोल नहीं दे देते या उसको इसके ऊपर कोई रूल नहीं अप्लाई करते। वो हम आगे भी देखेंगे। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ में ये होगी कि आपका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि जिसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो परफॉर्म करें ऑपरेशंस को। ठीक है, और ये क्या है कि डिफाइन मीन्स दैट अ प्रोसेस इज डिफाइंड सो दैट सेपरेट स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इट विल इन्फोर्स कोल्यूजन। मतलब अगर एक एम्प्लॉई के इंटेंशंस गलत भी हैं तो बहुत
कम चांसेस हैं कि दूसरा एम्प्लॉई भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। तो डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस और वर्क फंक्शंस एंड डिफाइन एलिमेंट्स अमंग डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब यह है कि आप एक वर्क फंक्शन या एक प्रोसेस के एलिमेंट्स को डिफाइन करें कि लेट सपोज इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में ये 5 स्टेप्स हैं, तो वो उसके 5 एलिमेंट्स हैं, एंड फिर इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि क्रॉस फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल में एक टाइप जो बेसिक टाइप है वो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स हैं। अ सिस्टम इन्फोर्स्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, सिस्टम खुद से इन्फोर्स करता है इसको, एंड यूज़ द क्लियरेंस एंड द लेबल्स टू इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी। और इसमें हम जो मेथड है वो यूज़ क्या करते हैं कि ईच सब्जेक्ट हैज़ अ क्लियरेंस, सब्जेक्ट कौन है जिसने एक्सेस करना है रिसोर्स को, एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ क्लासिफिकेशन, और जिस रिसोर्स को वो एक्सेस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी टाइप जो है ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स की आती है। इसके अंदर यूज़र यानी ओनर जो है उसके पास ये राइट्स हैं टू कंट्रोल के हु मस्ट हैव द एक्सेस टू द फाइल। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे हम आजकल ऑन गूगल ड्राइव के ऊपर कोई भी फाइल सेव करते हैं, देन वी शेयर इट थ्रू ईमेल विद डिफरेंट पीपल। इसका मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल प्राइवेट है, लेकिन मैंने एज एन ओनर उसको शेयर किया विद सर्टेन इंडिविजुअल्स, और फिर मैं उसको राइट्स भी देता हूँ कि किसके पास रीड के राइट्स हैं, किसके पास राइट के राइट्स हैं। तो इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम यूज़र वाइज जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूटेबल के राइट्स जो हैं वो असाइन कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स पे, आरबैक जिसे हम कहते हैं। आरबैक जो है वो उसमें जो राइट्स दिए जाते हैं किसी भी यूज़र को वो बेस्ड ऑन इट्स रोल्स हैं। जैसे कि एक मैनेजर है तो उसके पास ज़्यादा राइट्स होंगे, एक ऑफिसर है उसके पास उससे कम राइट्स होंगे, एक एग्जीक्यूटिव है तो शायद उसके पास मैनेजर से भी ज़्यादा राइट्स हों। तो बेस्ड ऑन अ यूज़र जॉब रोल आप उसको राइट्स देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रोल इज़ डिस्क्रिशनरी एंड इज़ इन कंप्लायंस विद सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। और जो आपने रोल्स डिफ़ाइन किए हैं वो पहले से ही आपने अप्रूव करवाए हुए हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर सर्टन केसेस के अंदर कभी कभार आपको रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। और रूल्स किस किस्म के हो सकते हैं, बहुत से किस्म के हो सकते हैं। वो चीज़ें जो कि रोल में कवर ना हो रही हों, जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में कवर ना हो रही हों, उसको आप एज अ रूल असाइन कर सकते हैं यूज़र्स को। जैसे कि अगर मैं एक रूल ये लगाता हूँ कि इंटरनेट जो है वो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को विल बी अलाउड फ्रॉम 9 to 5। ठीक है, तो ये एक रूल है और उस रूल की बेस पे मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दे दिया। लेकिन जो मैनेजर रोल है उसको आई असाइन 9 AM to 8 PM। तो इस किस्म के मुख्तलिफ रूल्स भी आप एक्सेस कंट्रोल एज एन एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। अब थोड़ी हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि इट्स कलेक्शन ऑफ सर्विसेज जो कि इंश्योर करता है। तो उस कलेक्शन ऑफ सर्विसेज के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी मैनेजमेंट की एक सर्विस है, प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग है जिसमें हम राइट्स असाइन करते हैं या राइट्स वापस ले लेते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की बात की। ऑथराइजेशन है, इन्फोर्स की जाती है हर यूज़र के ऊपर। आइडेंटिफाई तो हमने उसको कर लिया कि हाँ जी ये एम्प्लॉय है, लेकिन उसके पास कौन सी ऑथराइजेशन लेवल है, तो ये ऑथराइजेशन की सर्विस करेगी। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होते हैं, एक्सेस लिस्ट हैं, प्रिविलेज यूज़र मैनेजमेंट है। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो मिल के एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सर्विस देती है। और आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस जो है ये इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके पास, अगर आप कभी एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करें या AWS के अंदर अमेज़ॉन की सर्विस में लॉगिन करें, तो आपके पास वहाँ पे सेपरेट IAM का पोर्टल है जिसमें आप ये प्रीवियस जितनी भी डिफाइंड सर्विसेज थी वो सारी मैनेज कर सकते हैं अगेंस्ट एवरी यूज़र एंड रिसोर्स।
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो ये है कि अगर आपने अपने किसी भी राउटर या किसी भी डिवाइस, किसी भी नोड जो कि आपके नेटवर्क पे मौजूद है, उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूर रखनी चाहिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर कभी भी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो एक फ़ायदा तो ये है कि आप वहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द सेव्ड कॉन्फ़िगरेशंस। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी हैकर ने आके आपकी कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस कर भी दिए, मॉडिफ़िकेशन कर दी है, तो यू कैन ऑलवेज़ गो बैक टू द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो कि अप्रूव्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। चेंज मैनेजमेंट जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है जिसका एक नया पैच रिलीज़ हुआ है। अब ये जो नया पैच है, ये रिलीज़ होने का मतलब ये है एक सिक्योरिटी पैच है, हाई रिस्क सिक्योरिटी पैच है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास विंडोज़ सर्वर 2016 है, उसकी एक सिक्योरिटी पैच रिलीज़ हुआ है। तो एज अ प्रायोरिटी मैंने उस पैच को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो इस पैच को इंस्टॉल करने से पहले मैं क्या करूँगा कि एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करूँगा जिसमें मैं उस पैच को इंस्टॉल करके और इंश्योर करूँगा कि उस पैच को इंस्टॉल कर लेने से मेरी जो एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, पैच की डिटेल्स उसमें मौजूद होती हैं। और लाजमी टेस्ट भी करना ज़रूरी है। टेस्ट कर लेने के बाद मैनेजमेंट की अप्रूवल के बाद जाके आपने उस पैच को अप्लाई करना है। तो ये जो है चेंज मैनेजमेंट, इसका पूरा प्रोसेस है जिसको आपने फ़्लो में कंटिन्यूसली आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बेस पे पैचेस को अप्लाई करना है और पैचेस को अप्लाई आपने चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करना है। तो इस तरीके से आप ये देखें, चेंज रिक्वेस्ट है, उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस है, फिर अप्रूव और डिनाई है। आप जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड है वो आपको ये अप्रूवल देगा या डिनाई कर देगा। और फिर जब अप्रूवल मिल जाती है तो इंक्रीमेंटल चेंज आप अप्लाई कर देते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं अपने सिस्टम को। और साथ ही में पैच मैनेजमेंट के, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वी स्कैन फॉर वल्नरेबिलिटीज़, एग्जामिन वल्नरेबिलिटीज़, आइडेंटिफाई मिसिंग पैचेस, डिप्लॉय पैचेस और फिर फाइनली जनरेट स्टेटस रिपोर्ट ऑन द पैच। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं, एलियन वॉल्ट है और भी हैं कि जो आपको एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट किस्म की जनरेट कर देते हैं कि जी ये पैचेस जो हैं आपके नेटवर्क के सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, इतने हो चुके हैं और इतने अभी तक पेंडिंग हैं। तो ये दैट वाज ऑल फ्रॉम दी मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 थोड़ा सा लेंथी था, इसके बाद के मॉड्यूल इससे थोड़े कम कंटेंट हम कवर करेंगे एंड ग्रेजुअली विल बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स इन 4 इनिशियल मॉड्यूल्स में। एंड फाइनली जब आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के फेज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप जब हैंड्स ऑन करेंगे, सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करेंगे, उसमें रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच साइबर सिक्योरिटी की जो है वो भी नज़र आएगी और साथ ही में टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास आ जाएगा।